ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस पे गारंटर कोई सामने नहीं आ पा रहा, ये बहुत बड़ा इशू है। जावेद साहब, जो सैंक्शंस के हवाले से बात की जाती है, ये एक्सपेक्ट ना करें डोनाल्ड ट्रंप से कि वो जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो वापस देने को तैयार होंगे, बिकॉज़ वो अभी तक ओबामा का क्रिटिसिज्म नहीं छोड़ रहे कि उन्होंने जहाज़ों में कैश भर भर के भेज दिया, नंबर वन। नंबर टू ये कि चाइना का विज़िट जो है, जो कि आज से 1 से 2 रोज़ बाद शुरू हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का, ये एक हो सकता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन या गारंटी मिल जाए और मामला पीस की तरफ जाए, ना कि जंग की तरफ। जी मुजम्मिल साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी तरफ से सबको सलाम। देखिए, मैं बहुत से लोग, जब हम, आपको याद होगा पहले बात भी हो रही थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये विजिट था चाइना को, ये इमिनेंट था, तो लोग कह रहे थे कि उससे पहले गालिबन ये चाहेंगे कि इनका मसला हल हो जाए और वो चाइना में जाएं, जब तो उस वक्त तक ये मसला सॉल्व हो चुका हो। मेरी नज़र में ऐसा नहीं होने वाला था। मुझे लग रहा था कि ये मामला ड्रैग करेगा, बिकॉज अगर आप देखिए, मैं मीडिया के टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा, कि जब हम जूम इन करके देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन चाइना, बिटवीन ईरान एंड द यूएस। लेकिन अगर आप थोड़ा जूम आउट करें और आप ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के लेंस से देखें तो आपको नजर आएगा कि बहुत सी ऐसे पावर्स हैं जो शायद सामने नजर नहीं आ रही, लेकिन पस पर्दा उनका एक रोल है। मेरा इशारा जरूर चाइना की तरफ है। आप जानते हैं कि देखिए, अभी जो सिचुएशन जिस डेडलॉक में है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर कॉलीग्स, मैं समझता हूं कि ईरान की तरफ से इनफ्लेक्सिबिलिटी का इजहार किया जा रहा है। देखिए, जब आप निगोसिएशन करते हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक निगोसिएशन हो या कोई भी निगोसिएशन हो, तो अगर आप 10 पॉइंट से शुरू करते हैं तो आप उनको 8 पे ले जाते हैं, फिर 6 पे आते हैं, फिर 2 पे आते हैं या 3 पे आते हैं, तो आप उनमें फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अभी हुआ ये है कि जो लेटेस्ट प्रपोजल या जो काउंटर प्रपोजल ईरान ने दी है, उस पे उन्होंने पहले जो 3 पॉइंट्स थे वो तो वहीं के वहीं हैं, यानी न्यूक्लियर पे भी वो अपना वही मौक़िफ़ उठाए हुए हैं। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि लेबनान में सीज फायर कर दें, लेकिन वो अपनी प्रॉक्सीज और जो उनकी नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट है उसके बारे में खामोश हैं। यानी वो नहीं कहते कि हम उनकी सपोर्ट छोड़ेंगे। मिसाइल प्रोग्राम के बारे में भी वो कुछ नहीं कह रहे, बल्कि इसके अलावा उन्होंने एक न्यू टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है, जो कहते हैं कि अब हम आबनाए हुर्मुज की एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे पास होनी चाहिए मुस्तकबिल में। तो मुजम्मिल साहब, मेरा सवाल ये होगा कि जो वहाँ जो बाकी ममालिक हैं, गल्फ ममालिक हैं, ईरान के अलावा और भी तो ममालिक हैं ना वहाँ पे, आबनाए हुर्मुज सिर्फ ईरान की जुरिस्डिक्शन में तो नहीं आती, वहाँ ओमान भी है, और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुसूसन फार ईस्ट में वो डिपेंडेंट है इस वाटर वे के ऊपर, जिसकी वजह से उनको पास एनर्जी रिसोर्सेज जाती हैं, उनकी और लॉजिस्टिक नीड्स वहां से पूरी होती हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि गल्फ ममालिक और ये तमाम ममालिक मान जाएं कि इस अपना हुर्मुज का जो हिस्टोरिकली कभी किसी ने कंट्रोल नहीं किया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सॉवरेनिटी जो है वो ईरान को दे दी जाए। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये चीज इंट्रोड्यूस की गई है तो इससे तो नजर नहीं आ रहा कि वो बैक डाउन करने नहीं के जावेद मूड में साहब, है। इसकी आपने सही कहा कि, लेकिन इसकी एक वजह यह भी तो नहीं है कि ईरान समझता है कि ये ट्रोजन हॉर्स है, जो दिखाया जा रहा है वैसे होगा नहीं, इनेविटेबली है कि हम पे हमले जारी रहेंगे, इसीलिए कंसेशन की बात की ना जाए, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली होपलेस। इजंट दैट द केस? नाउ दैट इज द पॉइंट। अब कुछ एनालिस्ट मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि जो इनकी मीटिंग होने वाली थी प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट शी के साथ, तो ऑफ कोर्स लगता ही है, ये मेरी व्यू नहीं है, दिस इज एन एनालिसिस पीपल हैव सेड, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पीपल। वो ये कहते हैं कि देखिए, ये जो थोड़ा डिले हुआ है या ड्रैग किया है इस मामले को, आई थिंक दे वांटेड, प्रेसिडेंट ट्रंप वांटेड टू गो देयर विद अ क्लीन प्लेट, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। लेकिन आई थिंक ईरान एंड परहैप्स इन अ वे चाइना आल्सो, वो ये समझ रहे थे कि अगर वो वहां पे आते हैं एज अ ऑब्वियसली ही विल कम विद अ बैगेज, उनको जहां जाएंगे तो वो बैगेज होगा उनके सामने। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि उनका एजेंडा जो है वो सिर्फ यही होगा, वहां पे बहुत बड़ा एजेंडा है उनका, बायलैटरल उनकी विजिट है वहां पे, ताइवान भी डिस्कस होगा, साउथ चाइना सी भी डिस्कस होगा, आई एम श्योर टैरिफ्स भी डिस्कस होंगे, ट्रेड भी डिस्कस होगा, डेफिसिट है चाइना की, बहुत ज्यादा और भी मामला है जिन पे बात होगी। लेकिन आई एम श्योर कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मे बी चाइना का एक इन्फ्लुएंस भी है ईरान के ऊपर। आप जानते हैं दे आर द बिगेस्ट बायर्स ऑफ द ऑयल, प्लस उनकी और भी इन्फ्लुएंस काफी काफी ज्यादा है, स्ट्रेटेजिकली जो है उनका कनेक्शन भी है ईरान के साथ। तो मे बी दे कैन यूज देयर लिवरेज टू बी एबल टू कन्विंस ईरान कि वो किसी हद तक अपने इन 3-4 पॉइंट्स में से कहीं पे बैक डाउन करें और फिर ये मसले का हल हो जाए। तो उससे ये है कि एक तरह से वो ये कह सकते हैं कि चाइना विल आल्सो गेट एन अपर हैंड। ऑफ कोर्स अमेरिका के ऊपर उनका एक तरह से एहसान तो नहीं कहूंगा, बट दे विल ऑब्वियसली गिव देम एन ऑफ रैंप, अ वे टुवर्ड्स द ऑफ रैंप। और कुछ लोग ये समझते हैं कि उसके बाद अगर इवन इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 होते हैं तो उसका रास्ता भी शायद बीजिंग से होकर इस्लामाबाद आ रहा हो। तो आई थिंक इट्स ऑल वेरी कनेक्टेड। अगर आप इसको ब्रॉडर लेंस से देखें तो चीजें समझ में आती हुई नजर आती हैं मुझे। एग्जैक्टली, इसीलिए कहा जा रहा है कि चाइना विजिट जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वो काफ़ी अहमियत का हामिल भी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
आई थिंक ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको ऑब्वियसली इट्स बीन ऑन गोइंग फॉर सेवरल ईयर्स। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि एक रैशनैलिटी का वहाँ पे फुकदान है। हम समझते हैं कि जब कभी भी आप किसी भी स्टेट से डील करते हैं तो ऑफ कोर्स उनके अंदर कुछ रीजनेबलनेस की प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी है, एक ऐसी मतलब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है जिसको हमारे फील्ड मार्शल साहब ने खवारिज का नाम भी दिया है, ऐसे एलिमेंट्स जो वहाँ पे हमला करते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग उनको पुष्ट पनाही करेंगे, अगर ऐसे प्रॉक्सीज को आप पुष्ट पनाही करेंगे जो पाकिस्तान पे हमला आवर होंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने एक ऐसे दोस्त को अपना दुश्मन बनाने की तरफ मजबूर करेंगे। क्योंकि हम तो हमारे यहाँ जहां तक मैं जानता हूं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लोगों से तो कोई जंग नहीं, हम तो उनको अपना भाई समझते हैं, अपनी बहनें समझते हैं। लेकिन ऐसे अनासर जो वहां पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तान पे हमला आवर हैं, उनकी जब पुष्ट पनाही कर रही होगी स्टेट, तो हमें दुख भी होता है और रंज भी होता है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इट विल बी ए कॉम्बिनेशन। मैं समझता हूँ दो तीन इसकी सॉल्यूशंस की तरफ रास्ते जाते हैं। आई विल एग्री विद एयर मार्शल साहब के। देखिए बात यह है कि आप डिप्लोमेटिक मींस के ऊपर हमने बात की, लेकिन मुझे इस चीज का इल्म है कि हमने बहुत एफर्ट्स की हैं, वेरी दानिशमंदाना अंदाज में, बहुत ठंडे मिजाज से हमने उनसे मुलाकातों का एक काफी सिलसिला है, डिस्कशन का सिलसिला। लेकिन उसके बावजूद जब उनको बात गालिबन समझ में नहीं आई तो हमें रिलक्टेंटली इस ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ा। मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली वी विल हैव टू गो एंड टॉक टू देम, बट उस वक्त तक जब तक वो उन लोगों को उनकी पुष्ट पनाही नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता नहीं है कि उनसे बात करने का कोई फायदा है। आपको याद होगा कुछ ही दिन बल्कि कुछ माह पहले इन्हीं के रहनुमा जो थे वो हिंदुस्तान गए थे और वहां पे जाके वहां के रहनुमाओं से मिल रहे थे। मुझे उस वक्त भी हैरान हो रही थी कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप एक इस्लामी रियासत हैं, फिर आप जाके एक ऐसे मुल्क के साथ हाथ मिलाते हैं जो कि मुसलमानों पर हमला आवर है। उनकी कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है उनका अपने माइनॉरिटीज के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं। तो कुछ मुझे लगता है कि उनको भी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, एंड आई होप दैट कॉमन सेंस विल प्रिवेल। मैं मोहतात हूं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मैं अभी भी ये समझता हूं कि वो हमारे भाई हैं और पाकिस्तान को चाहिए कि उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रहे। हम तो हिंदुस्तान के साथ भी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों अतराफ में हमारे जो पड़ोस में कुछ ऐसे हॉस्टाइल आइडियोलॉजीज बैठी हुई हैं जिनकी वजह से हम लोग हैं किसी हद तक फंसे रहते हैं। बट डेमोक्रेसी वाला किस्सा भी हमने देख लिया ना, वेस्ट बंगाल में जिस तरह से इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, दैट्स अ लाफिंग स्टॉक। एब्सोल्युटली, सो वन होप्स के कॉमन सेंस विल प्रिवेल। हिंदुस्तान के अंदर भी देखिए ऐसे एलिमेंट जरूर मौजूद हैं। अभी वहां पे एक तमिलनाडु में मैं देख रहा था कि एक कोई यंगस्टर जो है वो इलेक्ट होके आए हैं और उन्होंने जो बातें की हैं काफी मतलब मुझे लगा कि मॉडरेट लोग भी वहां मौजूद हैं। आई थिंक ही वाज रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस और मे बी ए न्यू पार्टी। इसी तरह हमने देखा कि नेपाल के अंदर भी एक नौजवान क़यादत आई है जेन जी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक एक नई सोच जरूर जन्म ले रही है इस तमाम खित्ते में। ये माजी की जो बैगेजेस लेकर हम जिंदा हैं कि पास्ट में ही रहते हैं, आगे की तरफ नहीं जाते। तो हम उम्मीद करते हैं कि पीपल विल लुक फ्यूचरिस्टिकली। बहुत लड़ चुके हैं हम आपस में, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ये इलाके हो, इवन ईरान भी अगर आगे की तरफ देखें तो उनके सामने एक बहुत अच्छा रोशन मुस्तकबिल हो सकता है अगर वो अपनी रिसोर्सेज को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। उनके पास देखिए आप सब लोग एग्री करेंगे तेल और गैस के इतने जखायर हैं, शायद हो सकता है कि दुनिया में वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकें अगर वो अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा तब्दील करें। और वो जंग अब कब तक जंग करते रहेंगे? 50 साल से वो जंग कर रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कहते कि उनको हक नहीं है अपने दिफा का, उनको है हक, लेकिन एक और स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है। आप कभी कभी ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप इन द लॉन्गर इंटरेस्ट, इन द बिगर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईरान के हक में वो बेहतर होगा। उनके असासे जो है दुनिया भर में मुंजमद पड़े हैं, वो रिलीज हो सकते हैं, सैंक्शंस उठ सकती हैं, उनके हुनरमंद लोग जो हैं दे कैन बी पॉजिटिवली यूटिलाइज्ड टू बिल्ड देयर कंट्री। तो वन होप्स के कहीं ना कहीं कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी। एग्जैक्टली, प्रैग्मेटिक जो अप्रोच है वही हमने देखा है इंटरनेशनली के उसी से एक स्टेट जो है वो स्ट्रेंथन होती है, और इसीलिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। बिकॉज टू मी आई थिंक दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड के इतना प्रैग्मेटिकली नेविगेट कर रहे हैं हम। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।